बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सारी खेलों से जुड़ी खबरें आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं, साथ ही साथ पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आप हमें फेसबुक लाइव की सहूलत के जरिए देख सकते हैं और पीटीवी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म्स आपको मुयसर हैं। खेलों की दुनिया से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पहले T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को एक बेहतरीन मार्जिन से शिकस्त दी और ये T20 अपने नाम किया। टॉस जीतने के बाद सलमान अली आगा जो कि कप्तान थे, उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग करते हुए कुछ अच्छी कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान की जानिब से नजर आई। लेकिन अगर आप स्कोर की बात करें तो मुझे लगा शायद फिर भी हम 15-20 स्कोर कम कर बैठे, लेकिन उसके बावजूद 155 क्योंकि एवरेज स्कोर था, आपने उससे 10 रन ज़्यादा किए, तो यही लगता था कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है। लेकिन मरुमानी की जिस तरीके से पार्टनरशिप लगी, उसके बाद लगता मुझे यही था कि शायद वो मैच हमसे ले जाएंगे, लेकिन एक रनआउट ने पूरी गेम का मार्जिन जो है वो तब्दील कर दिया। सिकंदर रजा ने भी अच्छी कोशिश की, एक अच्छी फाइट दिखाई, लेकिन वो भी मैच को फिनिश ना कर पाए। और मेरे ख्याल से अब आप ओवरऑल पाकिस्तान बॉलर्स की बात करें तो तारीफ करना होगी अबरार की, सुफियान मुकीम की तारीफ करनी होगी। बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही है स्पिनर्स की और दोनों ने 3-3 विकेट्स हासिल की। उसके अलावा हारिस रऊफ बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट्स हासिल करने के बाद अब वो पाकिस्तान के लीडिंग T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर बन चुके हैं। और अगर आप उनके करियर की बात करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है, तो उनको भी मुबारकबाद, पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अब जो 2 T20s रह गए हैं, एक पूरी नई तर्ज की टीम हम देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से सबसे खुशाइन बात ये थी कि अगर आप अपने सारे बैटर्स को उठाकर देख लें तो सब जो हैं वो 120 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेले हैं। और मेरे ख्याल से यही मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है जिसकी हम बात करते हैं। तैयब ताहिर नुमाया रहे, उनके साथ साथ अगर आप बात करेंगे कि उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा, तो 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से वो खेले। उनके साथ इरफान न्याजी जो थे, उनका भी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को अब डिफाइन करेंगी आने वाले वक्तों में, तो इन पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे जो कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जारी है, पाकिस्तान ने उसकी फाइनल के लिए रसाई हासिल कर ली है, पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अब यही एक एजाज़ है जो पाकिस्तान अपने नाम कर सकेगा। और हमने देखा है कि जितने भी ICC टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पर तो हम क्रिकेट में क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन जब आप ब्लाइंड क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड साइड है, बहुत सारे एजाज़ पाकिस्तान के लिए जीत कर ला चुकी है और लगता यही है कि इस बार भी इस टूर्नामेंट को अपने नाम इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद आपसे, जिस तरह मैंने कहा, हारिस रऊफ की हम डिटेल में बात करेंगे, आपको वो पूरी लिस्ट बताएंगे जो लीडिंग विकेट टेकर्स की है। उसमें एक बड़ी पर्टिकुलर चीज़ है कि उमर गुल के बाद हारिस रऊफ अब दूसरे फास्ट बॉलर हैं उस लिस्ट के अंदर जो लीडिंग विकेट टेकर है। उसके बीच में आपको सारे स्पिनर्स नजर आते हैं, जिसमें सईद अजमल हैं, शाहिद आफरीदी हैं और जिसके अंदर आपको शादाब खान भी नजर आते हैं। तो शादाब का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हारिस जो है उन्होंने अब उस लिस्ट में वो आ चुके हैं और पाकिस्तान के लिए जब आप बात करते हैं सबसे ज़्यादा T20 की विकेट्स वो ले चुके हैं, तो उस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बताना है, जहाँ पर अभी तक अनसर्टेनिटी जो है वो चल रही है। बहुत सारी बातें की गई हैं, हाइब्रिड मॉडल की भी बात की गई है। ये भी कहा गया है कि अगर हाइब्रिड होगा तो फिर हम भी अगले जितने टूर्नामेंट्स है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। ये अब तो ज़रूर कहा जा रहा है, लेकिन हमारे एक मेहमान ने ये आज से 1 महीना पहले ही बात बता दी थी कि अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान भी इस तर्ज पर जाएगा और ऑन पेपर लेकर आएगा, लेकिन भारत इसके लिए भी तैयार नहीं है। जय शाह ने ICC की सदारत संभाल ली है, अब देखना ये होता क्या है। बट मेरा ख्याल है क्रिकेट का मज़ा जो है वो किरकिरा ज़रूर हो रहा है। अब मैं फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं कि आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं और थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान का स्टांस यहाँ पर बड़ा अहम होना चाहिए और जो भी स्टांस पाकिस्तान का होगा आपने उसको सपोर्ट करना है। मैं अभी से देख रहा हूँ बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन आप ये ज़रूर सोचिएगा कि पाकिस्तान जो है उसने क्रिकेटिंग की दुनिया को डोमिनेट ज़रूर किया है और आप जितने भी क्रिकेट के वोटिंग मेंबर्स हैं ICC के, उसका हिस्सा हैं। तो आपने तमाम चीज़ों को अपने सामने लेकर चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफा फैसला करें और उसके बाद क्रिकेट के बारे में सोचें ही ना। तो थोड़ा सा हमें भी ज़रा आई थिंक ओपन माइंडेड होना चाहिए और जो भी PCB कर रहा है, चेयरमैन कर रहे हैं, अभी तक जितने क्रिकेट बोर्ड से बात की गई है उसको सराहना चाहिए और उनकी जितनी भी मेरे ख्याल से अभी तक लाइजनिंग रही है, आप सबको मिलकर उनको दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो एक पर्सपेक्टिव बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंटरनेशनल सतह पर उस मौक़िफ़ को बयान किया गया है और उसको बरकरार रखा गया है। तो इस बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपसे अंडर-19 की बात करनी है, जहाँ पर पाकिस्तान और UAE अंडर-19 टीम्स का मुकाबला जारी है। अंडर-19 एशिया कप पर पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही है। भारत को हराने के बाद आज UAE के खिलाफ भी रन्स का अंबार लगा, जिसमें शाहजेब ने एक बार फिर सेंचुरी स्कोर कर दी। उनके साथ साथ रियाजुल्लाह ने भी सेंचुरी स्कोर की। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट नजर आ रहा है। खास तौर पर शाहजेब की बात करूंगा तो अंडर-19 में सबसे ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं। तो इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट जब आपको इस लेवल पर देखने को मिल रही है तो हमारा दिल
दिल ज़रूर करता है कि आप इनको पिन पॉइंट करके और इनका ख्याल रखें अच्छे तरीके से, इसको मेडिकल पैनल से दूर रखें, इसका ख्याल अच्छे तरीके से रखें। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको बताएंगे हॉकी जूनियर एशिया कप की, जहाँ पर पाकिस्तान ने 4-1 से मलेशिया को शिकस्त देकर एक और कामयाबी अपने नाम की है। मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ ही एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपको ज़्यादा लग रही है, मैंने अंदाज़ा लगाया, मुझे शायद ना लग रही हो, आपको तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है। मनफी टेम्परेचर हाँ, लग रहा है कोई केस कैंप वगैरह से होकर आप अभी अभी वापस आए हैं। लेकिन माउंटेनियरिंग भी एक शौक है आपका? वो शौक है यार, उसके भी मैनेजर एक ख्वाहिश है, एक मैनेजर बनना, उसका बनना है इंशाल्लाह। उसका भी बनना है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? सर बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आरजे, एक शानदार विकेट कीपर बैटर और हमारे एक्सपर्ट आज के लिए जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे जावेद? बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत सर्दी आपको भी लग रही है? हाँ डेफिनेटली, पिंड इस्लामाबाद का मौसम काफी चेंज हो गया। चेंज हो रहा है, इतना भी खैर चेंज नहीं हुआ कि अवैस जो है वो एयर ब्रेकर में नजर आ गया आपको। नहीं है, जरूरत पड़ती है स्पोर्ट्समैन को अपने हेल्थ का ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, अवैस को स्पोर्ट्समैन कह रहे हैं आप? डेफिनेटली सपोर्ट स्टाफ कह सकते हैं आप, मैनेजरियल रोल है तो स्पोर्ट्स से ताल्लुक है ना, स्पोर्ट्समैन रहे हैं ना, हाँ। अभी ग्राउंड से ताल्लुक है, प्लेयर्स के साथ कनेक्टेड है, और कैंप में भी हर जगह पर आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है। ये हर जगह मार रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये इनकी खासियत है कि हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन शुरुआत हमने डेफिनेटली पाकिस्तान और जिम्बाब्वे से करनी है, शानदार कारकर्दगी रही है। शाजी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एकदम से अब टीम को चेंज किया गया है और मेरे ख्याल से बड़ा वाजे हो गया है तमाम लड़कों के लिए, चाहे वो बहुत बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के या वो, और स्टार आई मीन इट इन अ गुड वे, मैं कोई सार्कास्टिक नहीं हो रहा, चाहे वो लेजेंड हैं, स्टार हैं, चाहे वो नए आने वाले खिलाड़ी हैं। आई थिंक सबके लिए बावर हो गया कि आप रिप्लेसेबल हैं। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट जो हमें चाहिए वो खेलेंगे तो ठीक है, वरना आई थिंक वो जो आकिब बॉल हम करते हैं, वो आकिब फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि रिप्लेसमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है अहमद, ये अगर आप इस तरह से देखें ना कि खासकर T20 की मैं बात कर रहा हूँ, और T20 अभी आप काफ़ी दूर है, 1.25 साल तकरीबन उसका वर्ल्ड कप में रह गया है, और आपके पास अभी इतनी गुंजाइश है एक टीम बनाने की। और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कल मैंने देखा जो जिस तरह तैयब ताहिर, जिस तरह इरफान न्याजी, ये ज़बरदस्त जिन्होंने बैटिंग की है और इन्होंने एक नई होप दी है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक नई आउटफिट सेट करें, नए प्लेयरों के फोकस करें, उनको लेके चलें आगे। T20 के लिए मैं नहीं समझता कि आपको मुड़ के पीछे देखना है। T20 को अब आगे देखना है, आपको प्लेयर पूल जो आपको नज़र आ रहा है, कुछ और यंगस्टर को देखें, उनको ट्राई करें। और जो अभी तक आपने किया है, खासकर ये कल के मैच अभी हमने देखा है, नई एक सेटअप से, नए एक वलवले से, नए जोश से और नया एक आउटफिट जो आपने उतारी है, बहुत अच्छा खेला है और इस तरह ही खेलना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मैनेजमेंट को जो नया एक कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया है कि जी वो पुराने प्लेयर, पुराने मतलब स्टार है हमारे, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उनकी एक वैल्यू है, उनकी वैल्यू फॉर टेस्ट क्रिकेट है, उनकी वैल्यू फॉर वनडे क्रिकेट है, सिंपल सी बात है। लेकिन यंग लेग्स के लिए वलवला जोश चाहिए आपको T20 क्रिकेट में, इतना ज़्यादा इंथुजियाज़म और इतना ज़्यादा आपको मतलब है अपनी फिटनेस पे फोकस होता है यंगस्टर का कि यंगस्टर ही इस यहाँ पे आके काम कर सकता है। और ये सारी नेशन डेवलप करती हैं, पाकिस्तान अकेला नहीं। अच्छा, ये टीम डेवलपमेंट फेज में है, मैं और आप इस चीज पर एग्री करते हैं, डेवलपमेंट फेज में। लेकिन इसमें अभी भी एक चीज नजर आ रही है, मैं चाहूंगा आप उस पर कमेंट करें। जब मैं बैटर्स का स्ट्राइक रेट कल का सिर्फ उठाकर देखता हूँ और इससे पहले भी मैं देख रहा हूँ, सलमान अली आगा बड़े शानदार प्लेयर हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पर लग रहा है शायद T20 में जगह नहीं बन पा रही उनकी। खासकर कुछ दिन पहले आप देखें, एक हमने इस पर डिस्कशन की थी और ज़रूर ये बात की थी कि सलमान अली आगा भी मिसफिट है T20 क्रिकेट के लिए। उनकी जगह भी आपको अगर मतलब है रिजवान में ज़रूर होता है। देखें, आप अगर यंगस्टर को भी लेके चलते हैं ना, तो एक आध सीनियर प्लेयर बीच में ज़रूर होना चाहिए, वो 1-2 की गुंजाइश लाजमी होती है ट्रांजिशन। और दूसरा देखें, उसमें कप्तानी काम आती है सीनियर प्लेयर की। सीनियर प्लेयर का एक जो थिंकिंग लेवल होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, दिखाता है यंगस्टर को कि किस तरह आपने एफर्ट करनी है। और यंगस्टर सारी पावर, उनके पास एंथुजियाज्म, स्पिरिट, ये सारा होता है, वो इन प्रैक्टिस वो करते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सलमान अली आगा कोई मुझे फिट नहीं लग रहे, खासकर T20 क्रिकेट में, क्योंकि वो स्लो स्टार्टर हैं, थोड़े स्लो स्टार्टर भी हैं, कोई इतनी ज़्यादा उनकी ऑफ स्पिन इफेक्टिव नहीं है कि 4 ओवर करके वो कुछ मेजर रोल प्ले करेंगे, नहीं हो सकता। और उनकी जो हिटिंग पावर है और स्ट्राइकिंग रेट है, हिटिंग पावर है, कल भी आपने देखा कि अच्छा मुझे नहीं लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे, स्लो खेले। दरमियान से जो पाकिस्तान का एक थोड़ा सा फेस आया जिसमें पाकिस्तान बहुत स्लो पाकिस्तान खेला,
वो बिकॉज ऑफ सलमान अली आगा। और आखिरी 4 ओवर में जो मजा आया कसम से, वो ये क्रिकेट का ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने डेवलप करना आगे जाके। यही 4 ओवर से अगर आप 8 ओवर कर लें और 8 ओवर भी इस तरह आप स्ट्राइक रेट से इसी तरह हिटिंग करें, इसी तरह आप आगे लेके चलें टीम को, तो बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के चांसेस है कि पाकिस्तान एक कंपेटिटिव आउटफिट बनाने में कामयाब हो, और वही कंपेटिटिव आउटफिट आपकी अगले 2026 में आपको वर्ल्ड कप में काम आए। बिल्कुल, मैं इस तरह के प्लेयर, अहमद मैं सच्ची बात बताता हूँ, पाकिस्तान में कमी नहीं है इस तरह के प्लेयर्स। मैं शाजी यही तो हैरान हो रहा हूँ कि एक पॉइंट पर हम कह रहे थे स्पिनर नहीं है, एकदम से ओवरनाइट स्पिनर भी मिल गए। हम कह रहे थे टी20 के प्लेयर नहीं है, ओवरनाइट वही प्लेयर में नजर आ गए। आप ये अंडर 19 की आपके बात की, 10 छक्के शाहजेब ने, जो कि शनकारी मनसरा के हैं, 10 छक्के उन्होंने मारे और 10 छक्के लगाए, और जिस एफर्ट से मारे, मैं तो परेशान हो गया कि इतनी छोटी उम्र में अगर आपके पास ये पावर है और आप इस तरह की स्ट्राइकिंग आप कर सकते हो, हिट आउट कर सकते हो इस तरह का, तो इसका मतलब पोटेंशियल आप में बहुत है। यानी इसका मतलब प्लेयर्स भी हैं जी, आपको डेवलप करने, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा था। हाँ, 19-20 को डेवलप आपको करना होता है। जो एक्सपर्ट कोचेज होते हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर होते हैं, उनकी फिटनेस, उनकी टेक्निक में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है उसको दूर करना, ये काम अगर करें तो ये साहब के पास इतना ज्यादा पीछे बैकअप पड़ा है कि जिसका अंदाजा कोई नहीं। अवैस, आपका भी एक खर्चा था पावर प्ले की, बार बार आप बात करते थे। कल हमने देखा उमैर बिन यूसुफ और साइम अयूब ने ओपनिंग की। ऑब्वियसली इस टीम के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा ट्वीक्स होंगे, हम देखेंगे फ़खर जमान ने वापस आना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि आप सलमान को निकाल दें, तमाम बैटर्स जो हैं 120 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेले हैं, जिसमें मेजॉरिटी 130 के भी स्ट्राइक रेट से ऊपर खेले हैं, तो वाज़े आपको फ़र्क नज़र आया कि ऑल दो आपका एक रफ पैच जो शाजी ने मेंशन किया बीच में आया कि 30-40 गेंदें ज़ाया हो गई ऑलमोस्ट, जो कि टी20 में 5-6 ओवर ज़ाया करना बहुत बड़ी बात। फिर भी उस स्ट्राइक रेट की वजह से आप 160 तक पहुंचे। अगर आप उससे भी अच्छा खेलते तो आप 200 भी टच कर लेते। एक चीज़ अहमद भाई अच्छी जो लगी थी कल, सिर्फ एक नाम पुराना था, हारिस रऊफ, बाकी सारे लड़के आपके नए थे। साइम को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। उमैर बिन यूसुफ का थोड़ा सा हमें भी शायद एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, चाहे वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ, चाहे वो पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें या पाकिस्तान यूथ क्रिकेट की बात करें, उसने हमेशा बैटिंग मिडिल ऑर्डर के अंदर की और बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। हाइट उसकी छोटी है लेकिन बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, और जिस तरीके से वो शॉर्ट सिलेक्शन है उसकी, अपना बाउंड्री भी अच्छी तरीके से क्लियर करता है। अच्छी बात है कि आप चॉप्स एंड चेंजेस करें, क्योंकि टी20 में से शाजी ने भी कहा आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप इम्प्रोवाइजेशन लेके आ सकते हो। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ जो आपने मुझे कहा, जो मेरे लिए पसंदीदा थी, वो थी आपके खास करके 5वां 6ठा नंबर, जिसकी हम बार बार बात करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपके लिए ऐड कर दूं, ये स्टैट्स मेरे सामने हैं, पिछले 2 साल के अंदर ये पाकिस्तान के बैटर्स का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है जिससे वो खेले। मैं वही कह रहा हूँ ना, 5वां 6ठा नंबर स्पेसिफिकली, जहां पर आपको वो स्कोर चाहिए होता है कि आप कहते हो ना कि आपके यहाँ तो गुड फिनिशर्स आपके पास मौजूद हो, मैच विनर्स नहीं तो एटलीस्ट गुड फिनिशर्स आपके पास हो। वहां पर तैयब ताहिर कल मुझे लगता है 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से था। इरफान नियाजी की बात करूं 160 प्लस स्ट्राइक रेट से। ये बहुत अरसे के बाद आपने देखा है कि आपके प्लेयर्स ने स्ट्राइक रेट को टच किया, यही मॉडर्न डे क्रिकेट है। आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, वो थोड़ा सा चिपन नजर आपको आ रहा है, साइम अयूब थोड़ा सा रिलैक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि स्कोर्स उनके बैट से अच्छी बात है। फिर मैंने कहा ना कि आपको चाहिए बेंच लाइनअप आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी प्लेइंग 11 आपकी स्ट्रांग होगी। लेकिन अच्छी बात है कि आपके पास टी20 में साल सवा साल पड़ा है कि आप इसमें चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हो। मसला आपका वनडे क्रिकेट का है। वनडे क्रिकेट आपने साउथ अफ्रीका भी खेलने जाना है, थोड़ा टाइम रह गया साउथ अफ्रीका के लिए। आइडेंटिफाई करें ना, अब इधर कप्तान का सवाल और फिर ऑब्वियसली सलमान अली आगा स्टैंड इन कप्तान है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग हमें बड़ा होलिस्टिक होना पड़ेगा कि क्या रिजवान की भी फिर अब इस टीम में जगह बनेगी टी20 के लिए। यार आपको मैं भी उस चीज़ पे इख्तलाफात एक करता था, बहुत से लोगों ने किया था। जब आपको याद हो, चाहे आकिब भाई की बात करें, आकिब भाई से पहले भी जो सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने एक बात की थी कि क्या बाबर आजम और रिजवान की जगह बनती है टी20 में या नहीं बनती, क्योंकि आपने देखना है स्ट्राइक रेट के बैट्समैन जो कि उस चीज़ को मेंटेन करें। सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल देना चाहें, आप ऑस्ट्रेलिया टीम की भी दे सकते हैं। मिचेल मार्श आपको पता है उसको टी20 का बनाया गया कप्तान, स्टार्क को हटाया गया था, जो पिछले अपना कैप्टन रन को हटाया गया था टी20 से, क्योंकि वही चीज़ है कि आप जाते हो यंग प्लेयर और स्ट्राइक रेट की तरफ आप जाते हो, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है। जिस तरीके से आपके लड़के खेल रहे हैं इस वक्त, खास करके परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, ऊपर से फिर मिडल ऑर्डर आके आपका स्कोर कर रहा है, यहाँ पर वो नजर आ रहा है। सिर्फ सलमान अली आगा थोड़ा सा मुझे वीकलिंग नजर आते हैं। देखिए इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप उनको ट्राई करें, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर आपको नजर आता है कि वो लिमिटेड ओवर्स का प्लेयर नहीं है तो हिचकिचाहट तो नहीं, आप उनको बता सकते हो कि टी20 में आपकी जगह नहीं बनती, वनडे या टेस्ट क्रिकेट में आपकी ठीक है। ओडीआई क्रिकेट में भी आपको पता है अभी थोड़ा सा उनका लगा हुआ मामला, इतना कोई खास इंप्रेसिव। मैं आपके लिए और सिंपल कर देता हूँ, अगर सलमान नहीं, अगर रिजवान नहीं, तो कप्तान किसको देखते हैं टी20 का आप? शादाब खान। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। नहीं देखो, नहीं आज आपको मैं दाद दे रहा हूँ, आज वाकई आपने वो जवाब दिया, कसम खुदा की पॉइंट नहीं मारा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ
अनफॉर्चुनेट एक चीज, मैं कोई शादाब खान की फैन फॉलोइंग की वजह से नहीं कह रहा या किसी के प्रेशर से नहीं कह रहा, वैसे एक बात कर रहा हूं। मसला यह है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान टीम में देखें, शाहीन मैं नहीं जाना चाहूंगा वापस क्योंकि डिजास्टर आप कर चुके हुए हो। बाबर आजम नहीं जाना चाहोगे आप वापस। उसके अलावा बाबर के बाद आपको कोई मटेरियल नजर आता था, वो था रिजवान। अगर रिजवान इन केस नहीं होता टी20 में, जो कि मुझे नहीं लगता वो होगा ऑब्वियसली टी20 के अंदर, क्योंकि आपको देखना है बेस्ट क्लबमैन। बेस्ट क्लबमैन इस वक्त आप माने रिजवान के अलावा कोई आपके पास है नहीं। उस्मान खान खेल रहे हैं आपकी टीम में। नहीं, उस्मान खान को मैं रेट नहीं करता यार, सीरियसली मैं था जो मैं बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, जावेद के कमेंट्स ले लूँ। तो जावेद, ये तमाम चॉप्स एंड चेंजेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, उससे पहले तो आई थिंक बहुत खुश आए हैं कि अबरार बेंच पर बैठे रहे। सुफियान मुकीम तो खैर अंडर 19 के स्ट्रक्चर से हमें नजर आते हैं। इसके अलावा फैसल अकरम, उमैर बिन यूसुफ, बहुत सारे कासिम है, बहुत सारे इतने लड़के हैं। जहांदाद खास तौर पर आए हैं टीम के अंदर। आमिर जमाल अभी नहीं खेल रहे। कि मतलब अब आपके पास एकदम से टी20 का एटलीस्ट टैलेंट पूल अलग हो रहा है। ये वही तर्ज है जो पूरी दुनिया कर रही है कि आप यंगस्टर्स को ला रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और स्ट्राइक रेट, उनको खिला रहे हैं, उनको जो बॉलिंग है उनको स्किल लेवल पर खिला रहे हैं, मिस्ट्री बॉलर्स खिला रहे हैं और वो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ लीग अब आ चुके हैं, इसमें शाह साहब ने बात की, अवाज भाई ने बात की है कि टी20 के लिए आपके पास ऑप्शन बहुत है। टी20 क्रिकेट देखें, क्लब लेवल पर भी अब वाइट बॉल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई, टी20 क्रिकेट, फिर प्राइवेट लीग्स हो गई। अभी ये जो जूनियर लीग कराई गई थी रमीज़ राजा साहब के दौर में, ठीक है, लीग्स बहुत है टी20 में। हमें असल में जो मसला आ रहा है, जिसे हम बार बार जिक्र करते हैं कि ओडीआई और फिर टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, वहाँ पर हमें यहाँ पर यह है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत मौजूद है। पाकिस्तान का टैलेंट तो बाहर जाके भी बहुत सारा खेल रहा है। यहाँ पर आपके पास उस्मान भी वापस आ गया। उस्मान को आपने बुलाया, वो आ गया। उस्मान की थोड़ी सी वीकनेस ये है कि एज ए विकेट कीपर मुझे उनकी कल इतनी आवाज़ यानी इतना वो एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ कैच तो बिल्कुल इजीली था, लेकिन वो क्या था कि वो उनको अपने आप को एडजस्ट करने में। अच्छा, आप बेहतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेपिंग बहुत कमजोर है एज अ विकेट। वही मैं उसी तरफ में आ रहा था, क्योंकि सिंपल जो बेसिक चीज़ें होती है कि अगर आप लेफ्ट हैंडर बैटर के पीछे खड़े होकर विकेट कीपिंग कर रहे हो तो आपका जो राइट लेग होगा वो आपके ऑफ स्टंप पे होगा, आपका लेफ्ट होगा अपने बैलेंस पे। इतना आपने बैलेंस रखा है। उस्मान जो था वो बिल्कुल विकेट के पीछे था। जो लेफ्ट हैंडर बैटर जब खेल रहा था मुरमानी, तो वो बिल्कुल उसको समझ नहीं आती कि मुझे अपने आप को कहाँ एडजस्ट करना है। फिर हर बॉलर के, फास्ट बॉलर, स्पिनर, लेफ्ट आर्म कितना टर्न कर रहा है, उसको मुझे अपने आप को कहाँ एडजस्ट करना है, कितना बाउंस मिल रहा है। अब देखिए जो जहांदाद खान है उसकी बॉलिंग स्विंग कभी लेट स्विंग हो जाता। अब कल जिस तरह उसके पास कैच है वो बहुत इजी वो कैच तो था, रेगुलेशन कैच था, बहुत ही इजी कैच था, लेकिन ये था कि वो उनकी अपनी पोजीशन ठीक नहीं थी। तो ये चीज़ है। फिर आपको अपने साथ जो 10 खिलाड़ी, उनको कप्तान समेत कीपर का काम होता है कि अपने फील्डर्स को जो एक्टिव रखना पड़ता है। 30 यार्ड को तो रखना ही रखना है, आपने जो सर्कल से बाहर है उनको भी और खुद भी। अच्छा, आपके स्टैंड इन कप्तान, बाकी खिलाड़ी लेते हैं, कीपर को अपना मतलब आपके स्टैंड इन कप्तान सलमान अली आगा इस सीरीज के लिए बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, तो क्या सर्कल में कोई ऐसा बंदा मौजूद था जिसको सलमान कह सके कि यार तुम जरा मामला देखो, मैं बाउंड्री पे जा रहा हूँ, मैं अच्छा फील्डर हूँ, बाउंड्री पे फील्ड करूँ। ये चीज़ें जब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़कर विराट कोहली को दी थी, तो जब सिचुएशन चेंज होती है, विराट कोहली खुद भी 30 यार्ड छोड़ के बाहर निकल जाते। धोनी क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस भी था, वो सीनियर प्लेयर थे, सीनियर कोई भी नहीं था। उस्मान को ये ड्यूटी अपनानी चाहिए थी कि उसको कम से कम देख लेना चाहिए कि सिचुएशन, जीत से बहुत सारी खामियां दब जाती है। इब्रार से भी हमने पहला ओवर करवाया, बहुत अच्छा बात है कि विकेट समझ गए थे कि स्पिनर के लिए ज़्यादा सूझमंद है। हमने पहला ओवर ही उससे मिस्ट्री स्पिनर से करवाया, क्योंकि उन्होंने खेलने अटैकिंग क्रिकेट थी। फास्ट बॉलर को उन्होंने जैसे ही जहांदाद खान आया, आपने देखा हारिस ने अच्छे गेंद किए। हारिस जो ऑस्ट्रेलिया में बचता रहा, उनको पता है कि हमने कहा टेप बॉल क्रिकेट से जिस तरह उनको एक्सपीरियंस है कि एक ही जगह पर फोकस करना है, कि मैंने यहीं से बॉल जो है वो उठाना है, इसी लेंथ, वो लेंथ को नहीं छोड़ता, वेरिएशन से बॉल करता है, पेस में वेरी करता है, लेकिन लेंथ अपनी वो नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर अच्छी विकेट आ सकती है। ये पक्का टेपी है यार। जितने मजे से बता रहा था, यहाँ पर हिट करनी है लेंथ। आपको स्किल लेवल, आपको क्या लगता है सारा स्किल लेवल आपके पास है? नहीं है ना, आज जिस तरीके से बता रहा था कि यहाँ पर हिट करते हैं। डोमेस्टिक से पहले वो सारा टेप बॉल क्रिकेट ही खेली। अच्छा, इसको रियलिस्टिकली एनालाइज करते हैं, अगली सीरीज भी फिर हमारी बड़ी जरूरी साबित होने लगी है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से साजी मैं आपसे बड़ा पर्टिकुलर सवाल हारिस रऊफ के बारे में पूछूंगा। पिछले एक साल में मुझे वाज़े इंप्रूवमेंट नजर आई है, और ये वो बॉलर हैं जो आज आपके टी20 के लीडिंग बॉलर बन चुके हैं, जिनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया था। देखें, बड़ा ज़रूरी है प्लेयर पे प्रेशर डालना, और ये पिछले एक साल में मैंने देखा है कि काफ़ी सीनियर प्लेयर पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है। उनको पता है कि हमने मेहनत ना की, हमने फोकस ना किया, हम इर्द गिर्द की चीज़ों में ज़्यादा लगे रहे, तो हमारी फिर प्लेस इतनी आसान नहीं है हम रिटेन कर सकें नेशनल लेवल पे, और ये होना भी चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान का क्रिकेट है, ये पाकिस्तान का इमेज है, जो बेस्ट होगा वही खेलेगा। आप एक्सपीरियंस हैं तो आप खेलेंगे, आप यंगस्टर हैं तो आप खेलेंगे, आप परफॉर्मेंस दे के और अपना बेस्ट दे के ही खेल सकते हैं। हारिस रऊफ हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखा, उससे ज़रा पहले देखा
कि वो फोकस उनका नहीं था, खासकर उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम थे, फोकस का प्रॉब्लम था और डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसकी वजह से वो अपना 100% नहीं दिया। लेकिन उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके उन्होंने जो उनमें वीकनेसेस थी, फिटनेस में थी या और किसी चीज़ में थी या उनकी लाइन लेंथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो उन्होंने सब एडजस्टमेंट की और बड़ा अच्छा वापस आए। और ये होना चाहिए। और ये कोई भी क्रिकेट हो, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप जिस कंट्री की, जो टॉप लेवल की टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कंट्री में आप 2-3 पीछे लगे होते हैं लाजमी, और वो चांस देखते हैं कि किस वक्त जो आपका टॉप प्लेयर है वो वीक हो, उसकी रिप्लेसमेंट आए और हम T20 फॉर्मेट हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, हम उसको रिप्लेस करें। जब तक ये नहीं होगा आपकी डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट नहीं होती। देखें क्रिकेट में पैसे की कमी नहीं है, क्रिकेट में किसी चीज़ की कमी नहीं है, प्लेयर को सिर्फ मेहनत दरकार है, प्लेयर को अपना फोकस दरकार है। और प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ये, आप दिन में अगर 5-6 घंटे आप ट्रेनिंग नहीं करते और खासकर 5 to 6 days a week, तो इसका मतलब आप प्लेयर नहीं है। ऐसे प्लेयर मैंने देखे हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद ये हमारी जो टीम में जगह है ये परमानेंट है, हमें थ्रेट करने वाला कोई नहीं है, हम स्टार हैं और हम चलते जाएंगे। ये अब मेरा ख्याल है नहीं, अब क्रिकेट में ये चीज़ नहीं रही। और मैं अब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंडिया को देखें, इंडिया ने पीछे कितने बैकअप में तैयार कर लिए हैं प्लेयर, आईपीएल की वजह से या किसी और वजह से उन्होंने बैकअप में तैयार किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बैकअप में तैयार किए हुए हैं। आपको T20 आप पाकिस्तान के खिलाफ जो खेले हैं, इसमें जो आपको स्टफ नजर आया है वो हमें तो फर्स्ट टाइम हमने देखा है, लेकिन दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग वेल एट द टॉप लेवल। तो यही पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पास भी ऐसा स्टफ है, पाकिस्तान के पास भी टैलेंट है, सिर्फ उनको एक्सपोजर थोड़ा चाहिए, मतलब 2-3-4-5 महीने का एक एक्सपोजर चाहिए अपना बेस्ट लाने के लिए। और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर आप करते हैं ये एक सिस्टम, एक इसको परमानेंट हो जाता है ना, प्रेशर हर टॉप के प्लेयर पे पीछे प्रेशर हो, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और हमने देखा है कि रिसेंटली इंप्रूव हुई है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। मैं पिछले 1-2 महीने की बात कर रहा हूँ, उसको कंपैरिजन करें तो पिछले जो 1 साल की परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी नहीं, सारे फॉर्मेट की आपके तजर्बे के हिसाब से जो आपने बात की वो तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से पूरे वसूख के साथ है। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में हमारी सबसे कम विनिंग परसेंटेज रही है, बिल्कुल आखिर में उस टेबल के ऊपर तकरीबन 30 के करीब 30-37% हमारी विन परसेंटेज है। आपके ख्याल में, क्योंकि आपने बड़ी करीबी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके सेटअप और तमाम जितने भी एहलकार उसमें ओहदेदार हैं सबको आप जानते हैं, आप वो अब हैं बोर्ड में नहीं हैं, आपने उनका करियर फॉलो किया है। अब आकिब जावेद के आने से एक हमें इस वक्त तो चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन कितना मुस्तहकम रहता है ये सिस्टम, और आप क्या समझते हैं कि आकिब जावेद बतौर चीफ सेलेक्टर भी इसको कैसे चला पाएंगे? नहीं, मैं तो ये देखें ये मानता हूँ, उनको अगर कोचिंग करनी है और वो हेड कोच बनना चाहते हैं, सिलेक्शन से थोड़ा अलग हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको उसमें थोड़ा सा एक तो चेक एंड बैलेंस होता है, एक चीफ सेलेक्टर है, एक चीफ कोच है, उन दोनों में हेड कोच है, उन दोनों में एक डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पावर की। अब आपको एक दूसरे पे थोड़ा बहुत मतलब है कि इस तरह को नजर रखनी चाहिए कि आपसे कोई गलती होती है तो वो कवर कर ले, उससे कोई गलती होती है तो वो आप कवर कर लें। दो चीजें साथ नहीं चलेंगी। जरूर अच्छे कोच हैं, उन्होंने दिखाया अच्छे कोच हैं, एक जो टेक्निकली और एक जो उनका टुवर्ड्स गेम एक उनका एटीट्यूड है या वो समझते हैं गेम को, इसमें कोई शक नहीं। देखिए 92 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो बॉलर थे और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े अच्छे मैचेस जिताए हैं, शारजा में जिताए हैं, समझते हैं गेम को। और अगर वो एज अ हेड कोच रहे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा फायदा हो सकता है। ये मतलब शाहजी ने जिस तरह कहा कि वो थोड़ा सा अब आपको ऑब्वियसली आई थिंक डिफरेंशिएट भी करना होगा, आप उस कमेटी का हिस्सा बनते हैं या आप बतौर हेड कोच रहते हैं वाइट बॉल में, और हेड कोच इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी। वो मेरे ख्याल से पॉलिसी डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। देखिए हमारे लिए शाहजी ये भी तो है, 6 महीने पहले कप्तान और कोच जो हैं वो उसका हिस्सा थे और अब वो 6 महीने बाद दोनों हिस्सा नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉलिसी भी डिफाइन करनी है। अवैस हारिस रऊफ, आप टेक्निकली उनको कैसे एनालाइज करेंगे? पहले तो उनको बहुत मुबारकबाद हम सबकी तरफ से, इज नाउ द लीडिंग T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान। बहुत बड़े बड़े नाम थे उस लिस्ट के अंदर, लेकिन कितनी इंप्रूवमेंट देखी है आपने पिछले 1 साल के अंदर? अहमद भाई, हारिस से पहले जो शाहजी ने बात की ना आकिब, क्योंकि वाकिब भाई के साथ काम किया उनके अंडर, अगर मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ये बात सच है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की बात अगर मैं करूँ, आकिब भाई को शायद उस चीज़ से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। ऐसा कोच बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ याद है ऐसा हेड कोच ही शाहजी मुझे याद है पाकिस्तान टीम के साथ पहले भी लगे थे। एक दफ़ा ये जब दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर हमारे मैचेस तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें लगे रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ।
कोचिंग प्रोसेस के अंदर इनका बेहतर तजर्बा है, चाहे वो फास्ट बॉलिंग की बात करें, चाहे इससे पहले आपको पता है यूएई के हेड कोच भी रहे हैं, श्रीलंका टीम के साथ भी रहे हैं, तो इनके पास ज़्यादा उसका तजर्बा ज़रूर मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो उनसे वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं ओवरऑल टीम की बात करूँ, मैं उस दिन भी आपसे बात कर रहा था ना कि जितना रिजवान को मैंने जाना है, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से हो, रिजवान वो प्लेयर हैं जो कि ज़्यादा देर चुप नहीं रहेंगे इस सेंस में कि कप्तान की या कोच की कितनी सिलेक्शन कमेटी में चलती है। क्योंकि जब आप बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हो तो उसमें कप्तान की बात करें चाहे कोच की बात करें, उनकी डिसीजन इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि याद रखें जो सिलेक्शन कमेटी है उसने तो आपको टीम चले जो अभी चल रहा है सिस्टम के, आपको टीम बना देते हैं पूल, उसमें से आपने प्लेइंग 11 निकालने हैं। उसमें जो दोनों थे लास्ट पॉलिसी में, वो दोनों तो चले गए, गैरी चले गए, बाबर आजम भी चेंज हो गए, तो वो दोनों तो अब है नहीं। तो अब पॉलिसी को किस तरह आप रिवाइज करेंगे? क्योंकि हो नहीं सकता कि अगर रिजवान वाइट बॉल के कप्तान है तो वो उनको इतना तो हक है कि वो कह सकें यार मैं ये प्लेयर टीम में चाहता हूँ। मैंने ये कहा ना, जितना रिजवान को आज तक देखा, क्योंकि वो बोलेंगे। आप देखो ना अहमद भाई, ये तो अभी सीरीज चल रही है, जिम्बाब्वे सीरीज, अल्लाह करे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत अच्छा जीते हो, सारे मामलात हैं। इसके बाद आपने सीरीज खेलनी है, वो टफ सीरीज, साउथ अफ्रीका की बात करूं, खुदा ना खास्ता उसके अंदर आप करो, आपको लूप होल्स नजर आएंगे। अगर आप अल्लाह ना करे अगर आप हारते हो या कुछ होता है, लूप होल्स नजर आते हैं। उसके बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में है, कप्तान उस पर बोलेगा। मैंने कहा ना वो कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर होता है, भड़ास होती है जो आप निकालते हो, बात करते हो, क्योंकि याद रखें कप्तान ने टीम को लड़ाना है अंदर। मैंने उस दिन भी आपके शो पे बात करा था ना, चीज क्या होती है, हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कर ले, जो इशू है हमारा कि हमने टेस्ट सीरीज जीती, हम लोग सब कह रहे हैं आके बॉल। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर खुदा ना खास्ता हम सीरीज हार जाते तो लिटरली शायद मैं भी यहाँ बैठ के आके बॉल ना करता, मैं कहता रिजवान क्या कर रहा था, कोच क्या कर रहा था, रिजवान को नहीं पता था वीकनेस क्या है। जैसे हम डिस्कस करेंगे कप्तान बाउंड्री लाइन पे क्या कर रहा है, क्योंकि कप्तान लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, उसकी जिम्मेदारी बनती है, हमें चीज समझनी पड़ेगी। दैट मींस कि आपको उसको देनी पड़ती है कि यार मैं इसके अंदर बैठूंगा मीटिंग के अंदर, मुझे ये प्लेइंग 11 चाहिए, मैं जिम्मेदार हूं, टीम को खिलाने का नहीं होती, मैं ही जवाब दे उस चीज का, और यही कप्तानी का होता है। हारिस रऊफ की बात करें, देखिए हमारा एक छोटा सा एक मसला ये है कि जब वो वर्कलोड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, फास्ट बॉलर स्पेसिफिकली, गॉड गिफ्टेड बॉडी तो एक फास्ट बॉलर की होती है, बैट्समैन को आप बना सकते हो, फास्ट बॉलर को कभी भी एक इंसान को फास्ट बॉलर नहीं बना सकते, वो नेचुरल होती है, जो गिफ्टेड है वो आप नहीं किसी को टर्न कर सकते। मसला ये कि इतनी क्रिकेट खेली है हारिस रऊफ ने, मुझे बताएं कि जब ड्रॉप होने से पहले, जब इनका मसला भी बना, उससे पहले ऐसी कौन सी सीरीज थी जिसमें आपने हारिस रऊफ को रेस्ट दिया हो? एक भी ऐसी सीरीज नहीं थी। आपने बैक टू बैक, क्योंकि वो फास्ट बॉलर हैं जिनका बैक ज्यादा यूज होता है, शोल्डर यूज होता है, रिस्टी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ है नहीं, और वही बॉलर है जिसपे सब बात भी करते हैं कि वो ज्यादा शॉर्ट ऑफ द लेंथ यूज करेगा, वेरिएशंस आपको कम नजर आएंगी, हिट होते हुए आप ज्यादातर विकेट्स लेगा, गिरने की रेशो भी है, एक दो दफा तो लाजमी गिरते क्योंकि देखो दैट मींस कि जब फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा ट्राई कर रहा था, अपनी जो फ्रंट लेग की बात करूं, जब पेस आप ज्यादा निकालने के चक्कर में होते हो तब आप गिरते हो इस चीज के ऊपर। लेकिन मसला यह है कि यार आपको समझना पड़ेगा कि अपने प्लेयर्स को आपने रेस्ट भी देना है। आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है, ये बड़ा इवेंट है, आपने जिम्बाब्वे के पास आपने बैक टू बैक इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने हैं। मैं खुद इस हक में आज भी होता हूं कि साउथ अफ्रीका की सीरीज अगर आप जीतते हो, वनडे सीरीज की बात कर रहा हूं, तो एटलीस्ट आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन है, इसमें अपने प्लेयर्स को बिठाएं, आप नया फेस निकाल दें वहां पर। क्यों आपको लड़कों को रेस्ट देना पड़ेगा? हमारा थोड़ा जज्बाती कौम है ना, हम कहते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका की है तो 6 के 6 मैचेस हम जीत जाएंगे, 3 टेस्ट और 3 वनडे, रिजल्ट्स ठीक है अल्लाह करे आपके हक में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंज पे भी जाना है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी को आई करना है, यहाँ पर ग्राउंड्स का डिफरेंट है, वहां पर टेम्परेचर डिफरेंट है, यहाँ पर आपने वापस आना है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंट है। आपके बॉलर्स को मैंने कहा ना, काफ आपका मसल खिंचता है लेकिन आप कंफर्टेबल तो होते हैं अगर आपको पता चले कि सेटअप में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको हैंड पिक किया था, आपका सफर टेप बॉल से शुरू हुआ, पाकिस्तान में मेजॉरिटी टेप बॉल से शुरू होता है, उसके बाद आप ट्रायल्स के जरिए आए, फिर प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप रहे, आपने परफॉर्म किया एक फ्रेंचाइज से, जो उस फ्रेंचाइज को चलाते रहे, आपके करियर में बड़ा अहम किरदार जिनका रहा, वो सेटअप में आ गया तो आप थोड़ा सा कंफर्ट लेवल तो बन जाता है। कंफर्ट लेवल पड़ता है ना, लड़ ताने बहुत पड़ते हैं ताने बहुत पड़ते हैं कि आ गए हैं आपके ये बहुत होता है, ये हकीकत होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह कि आकिब भाई की बात करें, उस फ्रेंचाइज ने इन्हीं को निकाला था, इन पे काम किया, आपको याद ऑस्ट्रेलिया भेजा, डिफरेंट अपना सीरीज के अंदर भेजा, उनको पता है कि इसके चाहे मसल्स की बात करें, उनको पता है कि इसकी बॉडी कितना प्रेशर एक्सर्ट ले सकती है। मैं टेस्ट क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात करूं, जब हम बात करते हैं मसला पता है अहमद भाई, वही चीज़ है जो हम बार बार बात करते हैं। ऐसा फास्ट बॉलर, अगर आप एक फास्ट बॉलर आपका लगा हुआ है, मुझे मेरी बॉडी को पता है मैं 4 डे का फास्ट बॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्यों हिचकिचाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है, मैंने अगर क्रिकेट बोर्ड को बताया ना कि यार मेरी बॉडी नहीं अपना 4 दिन का प्रेशर लेती, क्रिकेट बोर्ड के ज़हन में आता है कि हमें आंखें दिखा रहा है ये बॉलर, हमें ये प्लेयर आंखें दिखा रहा है, ये हमसे बड़ा हो गया है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जब रोटेशनल पॉलिसी या वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, जो आपके डॉक्टर्स बैठे हैं, अब आकिब भाई क्योंकि खुद मैंने कहा ना इसको बचपन से देखा, उनको बेहतर पता है, आपको खुद डिसीजन लेनी पड़ती है कि यार ये लड़का इसको किस तरह के ऊपर चलाना है। जावेद क्या समझते हैं, हारिस रऊफ की वाज़ेह इंप्रूवमेंट हमें नजर आई है, अब लीडिंग विकेट टेकर बन गए, उसके साथ साथ
सुफियान मुकीम हों, अबरार हों, वो एक जो सवाल उठाया जा रहा था कि स्पिनर कहाँ हैं, वो एकदम से नज़र भी आ गया आपको। 2 स्पिनर्स ने आपको टेस्ट सीरीज जिता दी और अब ये 2 स्पिनर्स आपको वाइट बॉल जिता रहे हैं। देखिए स्पिनर है तो सही, हमारे पूरे सेटअप में अभी जो काज़ी-आज़म ट्रॉफी का सीज़न हमारा 5 राउंड हुए, तो यहाँ पर क्योंकि इस्लामाबाद में, मीरपुर में, KPK में कुछ मैचेस हुए, वहाँ पर भी हमें फास्ट बॉलर ही काफ़ी सारे फास्ट बॉलर हमें मिल गए, लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पर कोई 4-5 इंच के ग्रीन घास की विकेट मिली। अगर स्पिनर्स की बात करें तो इसमें भी स्पिनर्स ने पिंडी में परफॉर्म किया। शादाब खान ने 2 मरतबा 5 खिलाड़ियों को आउट किया और बाकी 3-4 स्पिनर और थे जिन्होंने 1-1 मरतबा, बाकी सारे फास्ट बॉलर ने ही 5-5, 6-6, 7-7 खिलाड़ी आउट किए। टॉप विकेट टेकर इस वक्त काज़ी-आज़म ट्रॉफी 4 डे क्रिकेट रेड बॉल के मूसा खान, इनके पास तकरीबन कोई 40 के करीब आउट है। और इब्रार की बात करें तो इब्रार ने 2022 में जब 7 मैचेस खेले थे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो इनके 43 आउट थे सिंध की तरफ से खेलते हुए। इनकी सिलेक्शन उसी बेस पर हुई। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ इनका जो है डेब्यू मुल्तान में हुआ। पहले मैच में इनको पिंडी में ही खिलाना चाहिए था, पिंडी की विकेट में उनका एक्सपीरियंस था। असल में सिंध में उनके पास कप्तान बड़े जबरदस्त थे, ठीक है, सरफराज अहमद जिन्होंने खिलाया उनको, ठीक है। फिर मुल्तान में गया तो मुल्तान में वहां पर हमने देखा कि उन्होंने 7 टॉप विकेट जो है वो हासिल। अच्छा, ये तो हॉलमार्क है हमारा कि डेब्यू गलत फॉर्मेट में करा दें आप। ये तो हाँ, ये तो हॉलमार्क हो गया ना। अब बड़े बहुत अच्छे स्पिनर अगर बात करें ओवरऑल तो ऑस्ट्रेलिया के अभी तक एडम जैम्पा ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक वो खेल रहे हैं। रेड बॉल उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिर्फ T20 और वनडे और या बिग बैश वो खेल रहे होते या बाकी लीग वो खेल रहे होते। तो आपको यहाँ पर आपके पास अभी ऑप्शन है सिलेक्शन के, तो आपको ये ध्यान में रखना कि आपको टेस्ट क्रिकेट में कौन से स्पिनर को खिलाना है। ये नहीं कि यासिर शाह की तरह 30-30, 40-40 ओवर लगातार आप एक मैच में कराते रहें, या मोहम्मद जायद की तरह पूरे स्पेल करवा के उनको इंजर्ड करवाते, जिस तरह की अभी बात कर रहे थे शाह साहब भी और वैस भाई ने भी बात की हारिस रऊफ के हवाले से। तो हारिस रऊफ भी अनफिट हो गए थे, आपको याद होगा पिंडी टेस्ट में इन्होंने डाइव लगाई थी और इनके बैक मसल्स के नीचे गेंद आया था और फिर इनको काफी कुछ अर्सा टेस्ट भी करना पड़ा था। तो उस वजह से भी वो डरते क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलनी है ना। जी शाह जी अगर आप इजाजत दें, मैं सिर्फ ये बात करना नहीं, वो नहीं दे रहे नहीं देंगे, प्रोग्राम के बाद तो मिलेंगे ना। मसला ये है शाह जी, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि आप हम सारे जाके देखते हैं, काशिफ भाई की मैं बात दोहरा रहा हूँ, मैं खुद आज बैठ के डोमेस्टिक का रिकॉर्ड एक निकाल के देख रहा था। अगर आप बैट्समैन की बात करते हो, आपको बहुत कम बैट्समैन जो उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल पेज के ऊपर आपको नजर आते हैं, जिसने 100 किया और 150 किया या 200, बहुत कम आपको नजर इस दफा आया। आप एक बात करते हो, हकीकत है इंटरनेशनल लेवल पे आप बात करते हो, घास उड़ा दो, स्पिनिंग ट्रैक बना दो, आपका स्पिनर डोमिनेट करेगा। जब आप डोमेस्टिक में आते हो, इस वक्त तक जितनी विकेट्स हैं आपके पेसर्स डोमिनेट कर रहे हैं। मुझे बताया ना, ग्रीन टॉप विकेट पे आपका बेचारा स्पिनर कहां से बॉल करवाएगा? जो स्पिनर ग्रीन टॉप विकेट पे आता है उसकी कोशिश क्या होती है, फिंगर स्पिन से मैं सिर्फ तेज करवाऊं, बॉल विकेट टू विकेट में करवाता रहूं ताकि स्किड बॉल हो। वो वेरिएशंस नहीं लेके आता डर के, क्योंकि उसको पता मुझे मार आगे से पड़नी है या मुझे सपोर्ट नहीं मिलनी। दलेर बॉलर मैं शायद ये कहता हूं ना कि आप डोमेस्टिक को तो एक कर दो ना पहले। बात देखें वही है, स्पोर्टिंग विकेट्स होनी चाहिए। स्पोर्टिंग विकेट का क्या मतलब है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करे और ऐसी विकेट हो कि ये जिसपे ना फास्ट बॉलर हिचकिचाए बॉलिंग करते हुए, ना स्पिनर हिचकिचाए। अच्छा, 50-60 साल में हमसे ये फैसला नहीं हुआ, हमसे ये फैसला नहीं, हमसे तो फॉर्मेट का फैसला नहीं हुआ। आप देखें ना इस दफा कितनी टीमों ने काज़ी-आज़म ट्रॉफी खेले, जरा उठा के देखें ना, 18 टीमें खेली हैं। मैं ये समझता हूं कि इस तरह आपका डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट इस तरह चलने वाला नहीं है। खत्म कर दी आपने। क्वालिटी आपने खत्म कर दी। पता नहीं जो टेप बॉल वाले थे वो डायरेक्ट आके उन्होंने काज़ी-आज़म ट्रॉफी खेली है। मैं आपको बताऊं कितने ही ऐसे प्लेयर मैं जानता हूं जो टेप बॉल से डायरेक्ट उन्होंने 10 करके आगे काज़ी-आज़म ट्रॉफी खेली। ये सिस्टम नहीं चलता। आपको जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ये बड़ा वैल्यूएबल और बहुत ज्यादा इसकी प्रेस्टीज होती है। आपको ये 8, 9, 10 टीमें, मैक्सिमम 10 टीमें, मैं तो समझता हूं 8 और 9 ये टीमें आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, काज़ी-आज़म ट्रॉफी खेलनी चाहिए, जिसमें आपको पता लगे कि आपका जो बैट्समैन है, आपका बॉलर है, अच्छी अपोजिशन के खिलाफ स्कोर कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है, विकेट्स ले सकता है। एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है जहां पर ग्रेड 2 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप फर्स्ट क्लास में आते हैं और फर्स्ट क्लास की रेलीगेट हुई टीम जाती है। लेकिन अगर आप इसको और वसी करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट क्लास के भी टीयर्स बना दें और 2 टीयर्स या 3 टीयर्स में टीम्स खिला दें। फर्स्ट क्लास की एक प्रेस्टीज है, वो उसको हर एक को कैप देने की जरूरत नहीं है। आप जरूर आप ग्रेड 2 खिलाएं। ग्रेड 2 से तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल निकलता है और ग्रेड 2 जितना ज्यादा आप उसको बड़ा कर सकते हैं, उसका स्कोप वाइडन कर सकते हैं, वो आप करें। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सिलेक्टेड प्लेयर के लिए होना चाहिए जो ग्रेड 2 या आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की क्रीम है वो खेलनी चाहिए। बिल्कुल, जब आप क्वालिटी खत्म करेंगे और क्वांटिटी पर फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके फर्स्ट क्लास का वो लेवल नहीं रहेगा। तो फिर जो वो परफॉर्मर्स हैं और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, इसलिए आपको वाज़ेह फर्क नजर आता है कि वहां पर अगर किसी ने 50-60 आउट किए हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट नहीं हो रहा। अगर वहां
2-2, 3-3 हज़ार रन हैं, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में रन क्यों नहीं हो रहे? ये फिर एक बहुत वाज़ेह फ़र्क हो जाता है। लेकिन बड़ी खबर के ऊपर मैंने लाजमी आना है। शाहजी, क्या खबर है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? देखें, अभी तक मैं कहता हूँ इम्पास है, अभी तक स्टेलमेट है, कोई वाज़ेह डिसीजन नहीं है। आज और कल तो आपको पता है दुबई में छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, और मंगल जी को उनका नेशनल डे है। जी जी ट्यूसडे को भी छुट्टी है, और परसों कुछ ना कुछ होगा। जय शाह टेक ओवर कर गया है, और मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, और बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट उनसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप अपना रोल प्ले करें इसमें। ये नहीं है आपने तो कल 3 साल 4 साल रहना, आपने चले जाना है, तो उसके बाद लोग कम से कम आपको अच्छी तरीके से याद करें। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान ने और यूएई अथॉरिटीज़ थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व हुई, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक चलें 3 साल का जो एक हाइब्रिड मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया है, उसको भी उस पर भी देखें। और जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के साथ ज्यादतियां आपने की हैं पिछले इतने अरसे से, कि पाकिस्तान को कोई अच्छा इवेंट कम से कम आप देखें, सबसे कम इवेंट जो है इंटरनेशनल इवेंट वो पाकिस्तान को मिले हैं। पाकिस्तान का जो शेयर है जो आईसीसी के इवेंट्स में वो बहुत कम है, जो अराउंड 5 से ऊपर है, कुछ 5% से ऊपर है, उसको बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें जो है पाकिस्तान की क्रिकेट के, और कोई किसी पे ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल नहीं खेल सकता या कोई लीग नहीं खेल सकता। ये अगर क्रिकेट आपने चलानी है, और क्रिकेट को आते हुए ना जय शाह साहब ने ज़रूर ये एक बड़ा वो किया है कि जी क्रिकेट को फैलाना चाहिए। भाई आपके पास जो ऑलरेडी क्रिकेट है उसको आपने क्या किया हुआ कि मतलब है कि आपके पास जो क्रिकेट इस वक्त आपके जो 12, 15, 20 मुल्क खेल रहे हैं, उनके साथ आप जस्टिफाई कर रहे हो, हर एक के साथ उनको आप उनका हक दे रहे हो। अच्छा जी, जो नहीं खबर चल रही है उसको आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। टाइम हमारे पास कम है, मैं चाहूँगा आप उसको ज़रा नटशेल में रखें कि जो बात की जा रही है कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल होता है तो ये टिट फॉर टैट होगा, पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा, वही हाइब्रिड मॉडल फिर भारत के लिए भी इंप्लीमेंट होता है। अब उसमें ब्रॉडकास्टर्स का पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, और ये भी बात की गई है कि 2027 तक पाकिस्तान को मेजॉरिटी आईसीसी टूर्नामेंट्स का शेयर दिया जाए और पाकिस्तान के रेवेन्यू मॉडल के अंदर भी इंक्रीज लाया जाए। अभी तक ये अनकन्फर्म्ड है, लेकिन अगर कोई ऐसी तर्ज बन रही है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है? क्योंकि देखें बड़ा सिंपल है, क्रिकेट में फाइनेंसेस इन्वॉल्व ना बड़े ज़रूरी है। देखिए हमने तो आगे जाना है ना जी, यहाँ ये तो नहीं है ना कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बैठ जाते हैं और नहीं होती चैंपियंस ट्रॉफी, पोस्टपोन हो जाती है। और मैं कहता हूँ ये वे आउट नहीं है। वे आउट सिंपल सा ये है कि आप कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालें। चैंपियंस ट्रॉफी अपने टाइम पे होनी चाहिए, पाकिस्तान के बेनिफिट को आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वो वाला हाइब्रिड मॉडल उस तरीके से एग्रीमेंट नहीं चाहिए जो आप बिग 3 वाला एग्रीमेंट आपने सादे कागज पे लिख के दे दिया था। सीरीज खेलेंगे, हाँ जी हम सीरीज खेलेंगे जी, हम बायलैटरल सीरीज शुरू हो गई है जी। हमारे उस वक्त के चेयरमैन जो हैं मेरे सेठी साहब, वो आके कहें जी बस जी खत्म हो गया कि साहब ठीक हो गया। ये नहीं, जब एग्रीमेंट होता है तीनों पार्टियां बैठती हैं और एग्रीमेंट को सही एग्रीमेंट के तहत तो आप उसको साइन करें, ताकि कल कोई लीगल इम्प्लीकेशन भी आती है तो परसू कर सके पाकिस्तान। ये ना हो कि हम तो अब इंडिया तो अब ना है, अगली दफा हम वर्ल्ड कप T20 जो आ रहा है 26 में हम खेलने जाएं, वो कहने जी नहीं आपको आना है। तो हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अपनी जो हम यहाँ आपने हमसे वादे किए, लीगल बाइंडिंग वाला आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता तो ये हवा में बातें मेरा ख्याल है जो पहले होती रही हैं वो पाकिस्तान, यानी फिलहाल अब ये समझिए कि अगले भी कुछ दिनों में हमें नहीं पता चल रहा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजी, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। जावेद आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अवैस, कुछ दिन बाद ही पता चलेगा कि होने क्या जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो पोजीशन है अभी तक बड़ी मुस्तहकम है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान का जो मौकफ है बड़े ज़बरदस्त तरीके से आईसीसी में बयान किया है। अब देखना यही होगा कि किस तरफ आईसीसी जाता है, किस रुख जो है वो क्रिकेट जाएगी। और एक बार फिर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि क्रिकेट को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कोई और खेल हो। हमारी टीम्स इंडिया गई हैं, वहाँ जाकर खेली हैं, एक अच्छी मिसाल कायम की है। लेकिन जब बीसीसीआई की बात आती है तो हमें ये भी पता चलता है कि शायद प्लेयर्स भी चाहते हैं आना, शायद बीसीसीआई भी चाहती है कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेले, और कहीं ना कहीं इंडियन फैंस भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेली जाए। लेकिन मसला फिर वही आता है कि वो हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी माइंडसेट और आइडियोलॉजी जो है उसने पूरे तरीके से डोमिनेट किया है और खेलों का मजा जो है उसको किरकिरा किया हुआ है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।